हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास में हम क्लास 6 का कक्षा 6 का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि इतिहास में जो घटना घटित होती है, इतिहास में जो भी कुछ पीछे हुआ होता है, वो क्या हुआ है, कौन सी घटना है वो पढ़ेंगे, कब हुआ है, कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। कोई घटना घटित हुई तो कब हुई, कहाँ हुई, कब का मतलब टाइमिंग हमें पता लगेगी, कहाँ का मतलब जगह हमें पता लगेगी, कैसे का मतलब वजह हमें पता लगेगी, और क्या का मतलब क्या घटना है उसके बारे में पता लगेगा। तो इस चैप्टर में हम यही सब जानने वाले हैं कि हमारे इतिहास में क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ और कैसे हुआ है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप देखेंगे जब आप कक्षा 6 की अपनी किताबें स्टार्ट करेंगे तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाएगा। यानी कि स्टार्ट करते हुए ही एक सवाल दिया जाएगा आपको, बच्चों जैसा। जैसे बच्चे, आप भी बच्चे हैं, आपके दिमाग में भी एक सवाल आता होगा, एक क्या हज़ारों सवाल आते हैं, ये सब कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तरह तरह की बातें आती हैं। तो इसी तरह से 6 क्लास की एनसीईआरटी होने की वजह से, 6 क्लास की बुक होने की वजह से इसको बच्चों के लेवल पर ही समझाया गया है। तो जैसे इसमें रसीदा का सवाल है, रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ती है, अखबार पढ़ रही होती है, और उसकी एक सुर्खी पर, एक न्यूज़ पर नज़र पड़ती है कि 100 साल पहले, 100 साल पहले मतलब कि 100 साल पहले क्या हुआ। अब रसीदा के दिमाग में आती है बात कि 100 साल पहले की बात हमें कैसे पता लगेगी। अखबार तो चंद दिनों से हमारे पास आते हैं, चंद सालों से। इंटरनेट भी अभी कुछ कुछ सालों से ही हमारे पास है। न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर सब हमारे पास अभी बहुत कम टाइम से हैं। लेकिन 100 साल पहले, 500 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हुआ था, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो कैसे पता लगाते हैं? अगर आपको ये जानना हो कि कल क्या हुआ था, कल हमने क्या खाया था, तो आपको खुद को पता है, खुद की मेमोरी से आप बता सकते हैं हमने क्या खाया था। 1 साल पहले आपने कौन से कपड़े खरीदे थे, आप ये भी बता सकते हैं। कल कौन सा मतलब कौन सी खबर आई थी, इंपॉर्टेंट क्या था, रेडियो सुन के, टीवी से, इंटरनेट से आप बता सकते हैं, अखबार पढ़ के बता सकते हैं। लेकिन पिछले साल, 5 साल पहले क्या हुआ था, वो आपको उसके बारे में उसी से पता लगेगा जिसकी वो याद होगी, वो कहानी या घटना या वो काम। तो 1 साल पहले आपने कौन से कपड़े खरीदे थे, आप ही बता पाओगे, बाकी को तो नहीं पता होगा। तो ऐसी घटना जो 10 साल पहले हुई हो, 50 साल पहले हुई हो, उसके बारे में वही व्यक्ति बता सकता है जो उसका चश्मदीद हो, यानी कि गवाह हो उसका, उसने उसको देखा हो या सुना हो। तो इसी तरह से 50 साल पहले क्या हुआ, हो सकता है आपकी दादी जी जिंदा हो, दादा हो, तो उनसे आप पूछ सकते हैं किसी घटना के बारे में। तो इसी तरह हम अतीत के बारे में जानते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, ये भी देखते हैं। भाई, क्या हमारे सारे अतीत हैं? हर चीज़ इतिहास होता है? नहीं। वैसे तो इतिहास जो बीता गया कल है, जो बीता हुआ कल है, जो गुजर गया, वो इतिहास है। लेकिन क्या सारी घटनाएं इतिहास में आएंगी, सब कुछ हिस्ट्री होगा? नहीं। तो इतिहास के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में? अतीत का मतलब होता है गुजरा हुआ पल, गुजरा हुआ कल, यानी कि इतिहास। तो हम ये जान सकते हैं लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, उनके धर्म किस तरह से थे, उनके विश्वास, धार्मिक विश्वास कैसे थे, उनके खाने पीने कैसे थे, उनके जो श्रृंगार का तरीका था वो कैसा था, कल्चर, उनका कल्चर कैसा था, यानी कि उनकी संस्कृति कैसी थी, लोग व्यापार कैसे करते थे, या किसान थे, लोहे का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे, सोने चांदी का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे, उनमें कुछ लोग धार्मिक गुरु थे कि नहीं थे, शासक यानी कि राजा थे या नहीं थे, जो पशु पालते हैं, शिकारी, आखेटक, ये सब थे या नहीं थे। इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। शिल्पकार, जो कारीगर होते हैं, एक तरह से जो आम भाषा में हम कारीगर जिनको बोलते हैं, तो वो शिल्पकार, वो कैसे लोग थे, उनके बारे में जान सकते हैं। कलाकार, जो कला करते हैं, अलग अलग कलाएं उनके अंदर होती हैं, संगीतकार हैं या फिर वैज्ञानिक हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी हासिल हो सकती है। जैसे आज के टाइम पे लोग बहुत सारे तरीके के होते हैं, क्लर्क भी हैं, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जो अमीर हैं, गरीब हैं, अलग अलग तरह की जाति को, धर्म को मानने वाले लोग हैं। जैसे आज के टाइम पे अलग अलग है समाज बटा हुआ, पहले भी अलग अलग तरीके का समाज था। तो हम अतीत के बारे में, इन सब के बारे में जान सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। आज के टाइम पर आप कौन से खेल खेलते हैं, पुराने टाइम पर बच्चे कौन से खेल खेलते होंगे, आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, क्या 500 साल पहले जो खेल बच्चे खेलते थे, क्या आज भी हम वो खेलते हैं? क्या 50 साल पहले जो खेल बच्चे खेलते थे, आज भी हम खेलते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें पता लग सकती हैं अपने अतीत के बारे में जानकर, अपने गुजरे हुए कल के बारे में जानकर। आज आप कोई भी कार्टून देखते हैं, नाटक देखते हैं, या कोई सीरियल देखते हैं, क्या 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले भी बच्चे कोई नाटक खेलते थे, करते थे?
कौन कौन से गीत गाते होंगे, वो कौन कौन से डांस करते होंगे, इन सब के बारे में हमें पता लग सकता है अगर हम इतिहास पढ़ेंगे अपना। देखिए, इतिहास को हम बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, सब बोलते हैं कि इतिहास बहुत बोरिंग है, तारीख याद करनी पड़ती हैं, लोगों के नाम याद करने पड़ते हैं, लेकिन इतिहास बोरिंग नहीं है। हमें समझने का मौका मिलता है इतिहास से कि हम जो मनुष्य हैं या जितनी भी कम्युनिटी है मनुष्यों में, अलग अलग धर्म, अलग अलग सब, या अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, उनके रहने सहने कैसे थे, उनका खाना पीना कैसा था, उनके सब कुछ विश्वास कैसे थे, उन सब के बारे में पता लगता है। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? मनुष्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, आदमी का, इंसान का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू करेंगे ज़मीन पर जब से इंसान आया है, जब से पैदा हुआ है। तो हम जो है पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भारत में जो मनुष्य है कहाँ रहना स्टार्ट किया था उसने। तो आपको ये मैप दिखेगा, इस मैप में आप नर्मदा नदी देखिए, ये नर्मदा नदी आपको यहाँ दिख जाएगी, ये है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी वो है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है। यहाँ पर आपको भारत, पाकिस्तान, जो ये नेपाल वगैरह वाला एरिया है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ऊपर नीचे, श्रीलंका वाला एरिया मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा, चाइना ऊपर है। तो ये सब ज्योग्राफी में समझाऊंगा मैं आपको कौन सा कहाँ है। अभी आपको भारत के नक्शे में नर्मदा के बारे में ध्यान रखना है, ये है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी वो है जहाँ पर इंसान ने पहली बार रहना स्टार्ट किया था, मतलब भारत के अंदर। तो आप चित्र में नर्मदा नदी देखो, मैंने दिखा दिया आपको किधर है। कई लाख साल पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। भाई, लोगों को नदी के तट पर रहने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं इंसान के रहने के, वो कहाँ मिलते हैं? वो नर्मदा नदी के पास मिलते हैं। आपको पता है पानी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, पानी हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है किसकी? पानी की। क्योंकि रहने के लिए तो हम गुफाओं में रह लेंगे, मतलब पुराने वाले इंसान की बात कर रहा हूँ, रहने के लिए तो गुफाओं में रह लेंगे, लेकिन पानी ज़रूरी है। खाने के लिए हम पेड़ पौधों से कोई चीज़ तोड़ के खा लेंगे, फल खा लेंगे, लेकिन पानी ज़रूरी है। इस वजह से जो प्रारंभिक मानव है, सबसे पुराना जो इंसान है, वो नदी के किनारे पर रहा था, और नाम याद रखेंगे नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, और संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। इकट्ठा करने वाला मतलब जैसे सपोज करो आप कभी अपनी दादी के, अपने दादा के साथ अपने खेतों पर जा रहे हैं, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करके ला रहे हैं, या कोई फ्रूट्स, फल इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा संग्राहक। तो वो लोग कुशल संग्राहक थे। कुशल मतलब यानी कि वो एक्सपर्ट थे संग्रह करने में। आसपास के जंगलों में जो संपदा होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनके फ्रूट्स होते हैं, फल या उनकी जो खाने की चीज़ें होती हैं, वो उनसे परिचित थे, वो सब जानते थे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। सबके बारे में उनको पता था कौन सी चीज़ खाने की है, कौन सी नहीं है। आप जब खेतों में जाओगे, जंगल जाओगे, आप सपोज करो अपनी दादी के साथ जंगल जा रहे हो और आपने कोई पेड़ पौधा देखा, उस पर लगा हुआ फल देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा वो, लेकिन वो जहरीला था, वो खाने लायक नहीं था। तो आप जब उसको तोड़ने जाओगे तो आपकी दादी उसको मना कर देंगी। क्यों? क्योंकि आपकी दादी उसके बारे में जानती हैं कि ये खाने लायक नहीं है, ये जहरीला पौधा है, तो वो आपको हटा देंगी उससे, उसको तोड़ने से मना कर देंगी। तो परिचित होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के बारे में। अगर दादी जी परिचित नहीं होंगी तो आपको कैसे रोकेंगी? क्योंकि आप परिचित नहीं हो। तो जो कुशल संग्राहक वो लोग थे, प्रारंभिक मानव, वो कुशल संग्राहक थे। कुशल का मतलब यह है कि वो जानते थे कौन सी चीज़ खाने की है, कौन सी नहीं है, कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी, वो उनको पता था। तो अपने खाने का भोजन पेड़ों की जड़ों से निकालते थे। जैसे जड़ों में हम क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? मूली है, जैसे आजकल हम मूली खाते हैं, तो पेड़ की जड़ होती है वो। हम गाजर खाते हैं, आलू खाते हैं, इसी तरह से चकुंदर, इसको ये जितने क्या है ज़मीन से निकाले जाते हैं। तो वो लोग भी पेड़ों की जड़ों को निकालते थे खाने के लिए। फल खाते थे, जैसे आज हम आम खाते हैं, सेब खाते हैं और सारे फ्रूट्स हैं, तो वो फल भी खाते थे। जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो जंगलों से फल, उनकी जड़ अपने भोजन के लिए इकट्ठा करते थे, उनको वो खाते थे। पानी के लिए वो नदियों के किनारे रहते थे, उस नदी से पानी निकाल कर पिया करते थे। उसके साथ साथ वो जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, तो उनको आखेटक कहा गया है। आखेटक कहते हैं शिकारी को, आखेटक कहते हैं शिकारी को, और संग्राहक कहते हैं इकट्ठा करने वाले को, चुनने वाले को। तो जो प्रारंभिक मानव था, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। प्रारंभिक जो मानव था भारत में, वो नर्मदा नदी के किनारे पर पाया गया है। उसके एविडेंस वहाँ से मिले हैं, उसके साक्ष्य, उसके सबूत वहाँ से मिले हैं। तो एक तो नर्मदा नदी याद रखना है, एक कुशल संग्राहक और आखेटक याद रखना है।
नर्मदा नदी, कुशल संग्राहक और आखेटक, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। नर्मदा नदी के किनारे सबसे पहले पाया गया मानव भारत में, आखेटक था वो, कुशल संग्राहक था, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँगा, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो आपको पता होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो आगे जॉब भी करेंगे, जॉब की तैयारी करेंगे, और भी या आगे जाके कुछ भी अपना काम करेंगे, तो जब जॉब की तैयारी आप करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर काम आएंगी। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो भी जॉब के लिए आप एग्ज़ाम दोगे, तो इसीलिए आपको अभी से चीज़ें क्लियर करके चलना है। अब जब आप उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी देखेंगे, उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया होता है, ये सुलेमान है और ये किरथर है। देखो हम दिशाएं कैसे निकालते हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, आपने पढ़ी होंगी ज्योग्राफी में, और पढ़ाऊंगा मैं। तो इसको उत्तर पश्चिम कैसे बोला, सीधा ऊपर को बोलते तो क्या था, उत्तर था, सीधे इस साइड में बोलते तो पश्चिम था। तो इसके जिसके बीच में होगा ये, उसको बोलते हैं, जैसे ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम के बीच वाली साइड क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम कहलाएगी। ये उत्तर है, ये पूरब है, उत्तर पूरब के बीच की साइड उत्तर पूरब कहलाएगी। ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो इनके बीच की साइड दक्षिण पूरब कहलाएगी। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इनके बीच की साइड दक्षिण पश्चिम कहलाएगी। तो जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है। तो जैसे ही हम उत्तर पश्चिम में देखेंगे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, इन सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को आप याद रखेंगे। जैसे आपको नर्मदा नदी को याद रखना है, जैसे आपको आखेटक को याद रखना है, जैसे आपको संग्राहक को याद रखना है, वैसे ही आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ याद रखनी हैं। ये अफगानिस्तान के एरिया में पड़ती हैं आज के टाइम पे। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे पाए गए हैं जहाँ 8000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने, इंसानों ने मिलकर गेहूँ और जौ जैसी फसलों को पैदा करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे आज हम गेहूँ का आटा खाते हैं, उसी तरह से जौ भी होती है। जिस तरह से गेहूं होता है उसी तरह से जौ होती है। जौ और गेहूं दोनों का आटा बनता है। तो उन लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना शुरू कर दिया था सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के एरिया में। उन्होंने भेड़ पालना स्टार्ट कर दिया, बकरी पालना स्टार्ट किया, गाय बैल वगैरह पालना स्टार्ट कर दिया। जैसे आजकल आप देखते हैं सारी जितने भी ये जानवर है सबको पाला जाता है। तो आपको देखने को पता लगेगा कि यहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी वाले एरिया में ये जानवर जो इनको पालना स्टार्ट कर दिया गया था। और वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग गाँव में रहते थे। उस टाइम पर कच्चे मकान हुआ करते थे नहीं, उस टाइम पर क्या करते थे वो लोग, वो गुफाओं में रहते थे। उस टाइम के लोगों को मकान बनाना नहीं आता था। भाई मकान बनाने के लिए स्किल चाहिए, वो स्किल उन लोगों के अंदर नहीं थी, वो उनको आइडिया नहीं था। तो वो जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं थी जो पहाड़ों वगैरह में, उनमें रहा करते थे। फिर यहाँ पर गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ देखो। अगर आप उत्तर पूरब की बात करेंगे तो उत्तर पूरब ये है, यहाँ पर उत्तर पूरब है, यहाँ पर उत्तर पूरब वाले एरिया में, और जो नीचे विंध्य पहाड़ियाँ हैं ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं। यहाँ वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर फिर से मतलब जो ये एरिया हैं इनको आपको याद रखना है। ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर चावल उपजाया गया। तो चावल उपजाया गया कहाँ पर, विंध्य पहाड़ियों में। यहाँ सबसे पहले चावल उपजा, चावल की पैदावार हुई। यहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ की पैदावार हुई। दोनों ध्यान रखेंगे। विंध्य पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी वाला एरिया वही है जहाँ पर सबसे पहले मनुष्य ने रहना स्टार्ट किया था। यहाँ पर चावल पैदा हुआ, यहाँ पर गेहूं और जौ सबसे पहले उपजाया गया। तो ये साइड आपको याद रखनी है, यहाँ से आपको सवाल बनेंगे। अब आपको इस मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देखना है। आप सिंधु देखेंगे तो यहाँ पर सिंधु नदी है, ये आपको दिख रही होगी। सहायक बोलते हैं सहायता करने वाला। सपोज करो आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई दोस्त है, वो आपकी सहायता करता है, वो आपका सहायक कहलाएगा। तो इसी तरह से जो सिंधु नदी है इसमें बाकी नदियों का पानी भी मिल जाता है। जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, तो ये इसी में अपना पानी छोड़ देती हैं, इसी में मिला देती हैं। तो इसका मतलब ये सारी नदियाँ सिंधु की सहायक हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। प्रारंभिक मानव कहाँ था, प्रारंभिक मानव रह रहा था गुफाओं में। फिर उसने कच्चे घर बनाना स्टार्ट किए। तो उसी जो घर बनाने के क्रम में जब आप एक जगह रह रहे हैं, सपोज करो आपने एक अपने गांव से बाहर ज़मीन खरीदी, वहाँ पर अपना घर बना लिया, फिर किसी और ने खरीदी, वहाँ घर बना लिया, फिर किसी और ने खरीदी। तो इस तरह से क्या है, वहाँ पर पूरी बस्ती बनती चली जाती, मोहल्ला बन जाता है, फिर एक गाँव बन जाता है। तो इसी तरह से ये लोग जब किसान बन गए, इन्होंने चावल गेहूं जौ पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो अब फसल काटने के लिए इनको एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया। शुरू का जो मानव था वो
घूमता फिरता रहता था, वो शिकारी था, वो संग्राहक था, उसकी कोई एक जगह नहीं थी। तो जब वो शिकार करता था दूर दूर निकल जाता था, लेकिन बाद में उसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया, उसने रहना स्टार्ट कर दिया। जब रहेगा तो गांव बनेंगे, मोहल्ले बनेंगे, शहर बनेंगे। तो अब क्या था, नगर फले फूलने लगे बाद में। तो ये नगर जो हैं सिंधु नदी के किनारे पैदा हुए थे, यानी कि बने थे। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जो गंगा की एरिया हैं, ये गंगा वाला एरिया यहाँ पर आपको मिलेगा, ये गंगा वाला एरिया। तो सबसे पहले नगर यानी कि शहर यहाँ बसे, फिर नगर शहर इधर बसने लग गए। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने अशोक महान के बारे में सुना होगा, तो अशोक का नगर यहीं पर मिलेगा हमें बाद में। तो जो मानचित्र है ऊपर जिसको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये दक्षिण एशिया इसको बोला जाता है, दक्षिण एशिया। इसमें आज का भारत आता है, इसमें आज का पाकिस्तान आता है, इसमें आज का बांग्लादेश आता है, नेपाल आएगा, भूटान और श्रीलंका आएगा। जो अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सब हैं इसके पड़ोसी देश। हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जो अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार। तो ये भी इसको दर्शाता है आसपास के देशों को। तो ये एक एशिया का, जो दक्षिण एशिया एक छोटा सा महाद्वीप है, लेकिन विशाल और विशालता यानी कि बड़ा होने की वजह से और बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सिंधु नदी याद रखना है, उसकी सहायक नदी याद रखना है, आपको सतलज याद रखना है जो उनकी सहायक हैं, आपको गंगा याद रखना है, आपको जो नीचे मैंने आपको दिखाई थी नदी ये वाली नर्मदा याद रखना है, फिर आपको विंध्य पहाड़ी याद रखना है, आपको सुलेमान और किरथर याद रखना है, आपको गारो पहाड़ी याद रखना है। ये सब क्या है, आपके काम की हैं। अब अगर आप देखेंगे गंगा और उसकी सहायक नदी सोन, देखो आपको सहायक का मतलब पता लग गया। सहायक मतलब जो अपना पानी उस नदी में डाल देती है। तो ये गंगा नदी ऊपर से आ रही है यहाँ से, यहाँ पर सोन नदी आपको दिख रही है, इसने अपना पानी इधर मिला दिया। तो ये जो गंगा और सोन है ये पटना वाले एरिया में, आज के बिहार वाले एरिया में मिलती हैं। तो जो गंगा और सोन नदी हैं इनका पता आपने लगा लिया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मैंने बोला था अभी, अशोक महान का नाम आपने सुना होगा। अशोक यहाँ के शक्तिशाली राजा थे, बहुत बड़े राजा थे मगध के। वर्तमान बिहार में ये बिहार वाला जो पटना वाला एरिया है वहाँ का एरिया है, उसके नाम से इसको जानते हैं। तो गंगा के जो पास वाला एरिया है, गंगा और सोन जहाँ मिलती हैं, वो मगध वाला एरिया है जो पटना है आज का बिहार में। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जीमल, ये 16 महाजनपद थे। इसी तरह के जनपद बने थे, इसी तरह के राज्य बने थे। उनके बारे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत में कैसे शुरुआत हुई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। आज भी आप यात्रा करते होंगे, बहुत सारे आपके पापा वगैरह बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं, लेकिन उनके यात्रा करने की वजह अलग अलग हैं। कोई बिजनेस के लिए यात्रा करता है, कोई जॉब के लिए करता है, कोई पढ़ने के लिए करता है, कोई किसी मतलब धर्म के हिसाब से धार्मिक शिक्षा देने के लिए करता है। अलग अलग तरीके हैं। तो लोगों की यात्रा करने की अलग अलग वजह हैं। पहले भी लोगों की यात्रा करने की अलग अलग वजह थी। जैसे लोग क्या करते थे, पर्वतों पर चढ़ते थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर, रेगिस्तानों से निकल के जाते थे, नदियों से, समुद्रों से, सबसे निकल कर यात्रा करते थे। आज भी क्या होता है, हम बस में जाते हैं, रोड से निकल के जाते हैं, हम जहाज़ में जाते हैं, पानी से निकल के जाते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं, हवा में उड़ के जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों के यात्रा करने के और बहुत सारी वजह हैं। फिर भी पुराने टाइम पर इतनी सवारियां नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी वो लोग यात्राएं करते थे। कभी कभी लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, कहीं पर बादल फट गया, इस तरह से ऐसी आपदाएं आ गई, उनकी वजह से यात्राएं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कभी कभी सेना जो है एक जगह से दूसरी जगह युद्ध करने जाती है, उनके काफिले जाते हैं। कभी कभी व्यापारी जहाज़ों में जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को लेने, खरीदने या बेचने जाते हैं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने जाते हैं, सलाह देने जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग होते हैं, भीख मांगने वाले लोग होते हैं, वो जाते हैं। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में जाते हैं। आपने सुना होगा कई बार लोगों को नई नई जगह जाने की मतलब क्यूरोसिटी होती है, उनको उत्सुकता होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। जब सपोज करो, आप एक एग्जाम्पल दे लो, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो एक बच्चा किसी और गांव का, आप किसी और गांव के,
दूसरा किसी और धर्म का, आप किसी और धर्म के, जब आप एक जगह बैठ के पढ़ते हैं तो आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। जैसे ही हम जब यात्राएं करते हैं, कोई सपोज करो अमेरिका जा रहा है तो अमेरिका के बारे में जानेगा, दुबई जा रहा है दुबई के बारे में जानेगा। तो इसी तरह से जब हम यात्राएं करते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो पुराना इंसान भी, जो पुराना मनुष्य था, जब यात्रा करता होगा तो वो भी एक दूसरे के बारे में जानता होगा। जब हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो एक दूसरे का कल्चर भी ले लेते हैं, उनकी संस्कृति भी अपना लेते हैं। कोई खाना खाता है, सपोज करो किसी को पनीर पसंद है, आपने कभी पनीर नहीं खाया, तो आपने जब पनीर खा के देखा तो आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आप भी पनीर खाना स्टार्ट कर दिए उस दिन से। तो इसी तरह से हम एक दूसरे से चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो आपको भी सीखनी चाहिए। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, मतलब ऊपर जो नक्शा दिया गया उसको देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो पहाड़ियाँ, समुद्र और जो पर्वत हैं, देखो एक बार फिर से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये समुद्र है, ये अरब सागर है, ये समुद्र है। तो ये समुद्र जो है हमारी प्राकृतिक सीमा बनाता है हमारे देश की। लेकिन जब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय है, ये पर्वत है, ये प्राकृतिक सीमा बनाता है हमारे देश की। तो अगर आप चारों तरफ से देखें तो भारत जो है चारों तरफ से पानी से और पर्वतों से घिरा है। बस ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो घिरा हुआ नहीं है, यहाँ से लोग एंट्री कर सकते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ से लोग घूमने बाहर जाते थे और यहाँ पर बाहर के लोग आते थे। यहाँ हिमालय है, यहाँ से नहीं आ सकते। यहाँ पर समुद्र है तीनों तरफ, यहाँ से नहीं आ सकते, क्योंकि उस टाइम पर नाव या जहाज नहीं थे। तो ये एकमात्र एरिया था जहाँ से लोग आ सकते थे, और यही एरिया था बाद में सिंधु नदी वाला एरिया, जहाँ पर नगर बने यहाँ पर नदी की वजह से। ठीक है, तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? जो आज के लोग हैं उनकी भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया भी, बिजनेस के लिए, बहुत सारी जगहों के लिए, और इस तरह से। तो कई बार तो लोग वहीं पर बस जाते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं उनकी संस्कृति सीखते हैं, उनके काम सीखते हैं। जब कोई हमारे साथ रहता तो वो भी सीखता है। ठीक है, तो अब जिस देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, उस देश का नाम कैसे पड़ा? हम पढ़ रहे हैं भारत के बारे में। जब हम अपना संविधान पढ़ते हैं तो उसमें इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि भारत जो कि इंडिया है, उसके दो नाम दिए हैं संविधान में। तो उसी तरह से हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा? तो सबसे पहले जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से निकला है, और इंडस सिंधु को बोलते हैं। तो इसको संस्कृत में तो सिंधु बोलते हैं, और इंडिया को जो है इंडस वर्ड निकला है। जो आपने ऊपर सिंधु नदी देखी ना, मैंने आपको भी दिखाई थी ये, यहाँ पर आप देखिए, ये सिंधु नदी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तीन तरफ से हम पानी से और पहाड़ से घिरे हैं, हिमालय से। तो ये ही रास्ता है जो भारत के अंदर एंट्री कर सकते थे। तो जब बाहर के लोग आते थे दूसरे देश के, तो सबसे पहले उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी। तो उनके लिए सिंधु नदी के पार वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है जितना भी है, उसको वो सिंधु नदी पार करके सबसे पहले एंट्री करनी पड़ती थी। तो इसी सिंधु से उन्होंने नाम दिया यहाँ को इंडस से, यानी कि वो लोग इसको इंडस बोलते थे। तो इसी से उन्होंने इसके यहाँ के लोगों को नाम दिया इंडिया। ध्यान रखना, जो इंडिया शब्द है इंडस से निकला है, और संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, जो बड़ा एटलस है वर्ल्ड का मैप, उसमें ईरान और यूनान को आप देख लेना। तो ये यूनानी लोग थे और ईरानी, ये सबसे पहले उत्तर पश्चिम से भारत में आए थे, ईरानी और यूनानी। और इन्होंने जो सिंधु नदी थी उसको हिंदूस, मतलब इंदोस या इस तरह से नाम देने स्टार्ट कर दिए। हिंदोस, इंदोस। कई बार होता ना, हमारी लैंग्वेज में नाम नहीं होता तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे अंग्रेज़ों में चेंज करने की आदत है, इंग्लिश के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह से इनसे हो सकता है जो सिंधु है वो ना कहा जाता हो, तो उसके नाम इन्होंने बना लिए इंदोस, हिंदोस, इस तरह से। फिर बाद में जो यहाँ पर जो इंडस नदी के, यानी कि सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोग थे, ये सिंधु नदी के, इंडस नदी के पूरब में रहने वाले लोग जो थे, उनको इन्होंने इंडिया कह दिया। इंडस नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को इन्होंने इंडिया कहा, मतलब उस भूमि को, सॉरी, जो इंडस नदी के पूरब में थी, उस जमीन को इन्होंने इंडिया कहा। ठीक है, जो भरत नाम है, आपने भरत नाम सुना होगा। यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनका एक कबीला था भरत। तो भरत कबीले के नाम पर यहाँ के लोगों का नाम, जो इस देश का नाम पड़ा, वो पड़ा भारत।
और इस कबीले का उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही मिलता है 3500 साल पहले। तो इंडिया नाम पड़ा इंडस नदी से, यानी कि सिंधु नदी से, और इसी सिंधु से यिंतु बना, और यिंतु के बाद हिंदू बना, और बाद में इस एरिया को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान, हिंदू वर्ड निकला है सिंधु से। ये नाम भी जो हिंदू वर्ड है ये मुस्लिम शासकों, मुस्लिम जो आते थे उधर से, मुस्लिम शासक कह सकते हैं आप लोग, उन्होंने इसको दिया है। ठीक है, अब अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे, कैसे पता लगाएंगे? अतीत के बारे में हम कई तरह से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। या तो उस टाइम की बुक लिखी हो, तो उस टाइम पर बुक तो लिखी नहीं थी, उस टाइम पर इस तरह का कोई कागज़ वगैरह को नहीं था, तो वहाँ पर पांडुलिपि लिखी जाती थी। पांडुलिपि ताड़पत्र होते हैं, ताड़पत्र मतलब ताड़ का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते, उस पर पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी होने की वजह से उसको पांडुलिपि बोलते थे। पांडु कहते हैं हाथ को या उंगलियों को, लिपि मतलब लिखी हुई, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट। मेन्यू का मतलब होता है हाथ, उस ये, और स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई। तो ये जो स्क्रिप्ट है, हिमालय में एक पेड़ पाया जाता है भुर्ज, उस भुर्ज की छाल पर लिखी गई है। देखो कैसे लिखी गई है। तो इस तरह के पेपर थे उस टाइम पर, ऐसे पेपर नहीं थे जो कागज़ आजकल है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई ऐसी एक पांडुलिपि यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो छेद निकला हुआ है, इसको बांधने के लिए आपने कभी अपनी किताब गाठी होगी, किताब को बाइंड किया होगा, ये इसी तरह से इसमें छेद करके गांठा जाता था। बाद में इसमें वो कुछ धागा टाइप का बांध देते होंगे और ये बन जाती थी उनकी किताब। अब इतने साल हो गए, सैकड़ों साल, हजारों साल, 3500 साल पहले, 2500 साल पहले, यानी कि 2500 साल, 3000 साल हो गए, 5000 साल हो गए। तो इतने टाइम में ये पांडुलिपि बचेंगी तो है नहीं, तो बहुत सारी पांडुलिपि को कीड़े खा गए। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बच गई हैं, वो मंदिरों में रखी हैं, विहारों में रखी हैं। विहार मतलब वो जगह होती है रहने की जगह, जहाँ पर जो धार्मिक गुरु हैं या भिक्षुक हैं वो रहा करते थे। ठीक है, तो इन पुस्तकों के में धार्मिक मान्यताओं और उनके व्यवहारों, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधि यानी कि दवाइयाँ, विज्ञान, इन सभी विषयों पर चर्चा मिलती है। जितनी भी पांडुलिपि हैं, जैसे आजकल की बुक आपको मिलेगी, कोई बुक हिस्ट्री पे मिल जाएगी, कोई पॉलिटी पे मिल जाएगी, कोई मेडिकल की मिल जाएगी, तो उस टाइम पर भी इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ कुछ महाकाव्य भी हैं, जैसे महाभारत हैं या रामायण हैं। फिर कुछ कविताएं या नाटक भी हैं, आपको कविताएं मिल जाएंगी पुरानी। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि कुछ प्राकृत और तमिल में हैं। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, वैसे क्या है, प्राकृत और संस्कृत भी है, प्राकृत और तमिल भी है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो पुरानी लैंग्वेज है, जो मान लो गौतम बुद्ध के टाइम पर बोली जाती थी, अशोक के टाइम पर बोली जाती थी, आम लोगों की भाषा थी ये। ध्यान रखना, प्राकृतिक भाषा कौन सी थी, आम लोगों की भाषा थी, जो आम लोग बोलते थे। तो इसको ध्यान रखेंगे, आपके काम आएगा। उसी तरह से अगर हम पुरानी चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो जैसे मैन्यू स्क्रिप्ट के बारे में हमने बात की है, उसी तरह से हमें अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो पुराने लोगों के बारे में जानने के लिए अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ये जो देखो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पत्थर पर या किसी धातु पर लिखी हुई कोई चीज़, उसको अभिलेख बोलते हैं। इसमें मिलावट होने के कम चांसेज हैं। जो चीज़ एक बार लिख दी वो लिख दी, क्योंकि ये सरफेस जो है इसका जो तल है वो बहुत कैड़ा होता है, बहुत टाइट होता है, यानी कि पत्थर को आप जानती हैं कैसा होता है। हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। ये अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी कि बनाए जाते थे या लिखे जाते थे। कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। यानी कि शासक जो थे, राजा जो थे, अपनी बातों को लिखवाते थे। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, अगर सपोज करो आपके यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन में कोई पार्टी आपके यहाँ पर कोई होर्डिंग लगाने आई है या कोई बैनर लगाने आई है, तो बैनर पर लगा हुआ जो आदेश है वो आपको पढ़ने के लिए लगाया गया ताकि आप पढ़ पाएं। उसी तरह से उस टाइम के राजा अपने जो आदेश थे वो अभिलेखों पर लिखवाते थे ताकि जनता पढ़ पाए, उसको देखें, उसको पढ़ें और उसके जो आदेश हैं राजा के उनके पालन करें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों के साथ साथ अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कामों का वर्णन किया है। तो कुछ राजा बनवाते थे, वो अपने बारे में लिखते थे, रानियां बनवाती थी वो लिखती थी, लेकिन उनके अलग भी एक्स्ट्रा लोग बनवाते थे, वो अपने बारे में लिखते थे। जैसे कि कहाँ कहाँ पर शासकों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें किस में वो जीत गए, कहाँ पर कैसे जीते, उस सब का लेखा जोखा उसमें रखा जाता था। तो ये जो अभिलेख है ये लगभग 2250 साल पुराना है। अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। अफगानिस्तान आप जानते हैं, ऊपर मैंने दिखाया था। यह अभिलेख अशोक
कि जो अशोक मैंने नाम दिया था अशोक महान, उस शासक का है, उसके आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसमें जो लिखते थे, इसमें लिपियाँ, जैसे हम लिखते हैं ना, आप जो लिखते हैं हिंदी में, तो भाषा हिंदी है लेकिन वो लिपि देवनागरी होती है। तो वैसे ही इसमें लिपियाँ और संकेत बने हुए हैं। ये जो यूनानी और आर्मेइक दो लिपि हैं उन पे लिखा गया है, इन लिपियों में लिखा गया है। यूनानी और आर्मेइक नामक दो लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। तो यूनानी और आर्मेइक याद रखेंगे, जैसे हमारी हिंदी और देवनागरी है। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी होती हैं। भाई आज अगर हम कोई अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम बर्तन भी बनाते हैं, हम कपड़े भी पहनते हैं, हम गहने वगैरह भी पहनते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, घर बनाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं। तो उसी तरह से जो पुराना मानव था, जो पुराना इंसान था, उसकी भी इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें होती होंगी। तो उनमें जितनी भी चीज़ें थी जो हमें मिली हैं, उनका अध्ययन करके हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो जो इन वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे कहते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद, पुरा मतलब पुराना, तत्व मतलब तत्व यानी कि सामान, विद मतलब उसके जानकार। तो पुराने सामान की जानकारी निकालने वाला, पुराने सामान को के आधार पर पुराने मनुष्य की जानकारी निकालने वाला, उसको कहते हैं पुरातत्वविद। ये पत्थर और ईंट से बनी हुई इमारतों के जो अवशेष बच गए उनको, चित्रों को और मूर्तियों को अध्ययन करता है और फिर उसके बारे में आइडिया लगाता है कि पुराना मानव कैसा था। तो आपने अपने घर पर कभी घड़ा देखा होगा, घड़ा इसको बोलते हैं। ये मिट्टी का पात्र है, इसमें पुराने लोग अपना सामान रखते होंगे, पानी रखते होंगे। हो सकता है वो इसमें अनाज रखते हों, हो सकता है इसमें वो पानी रखने के लिए इकट्ठा करते हों। ये चांदी का सिक्का मिला है उस टाइम पर, यहाँ आप चांदी का सिक्का देख सकते हैं। उनके सिक्के कैसे थे, हमारे सिक्के कैसे हैं, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। सिक्कों के ऊपर देखो मोहर लगी है, क्या आपके या हमारे जो सिक्के हैं उन पर भी मोहर लगती होगी क्या? तो इस तरह से आइडिया लगाया करो कि पुराना मानव, इतिहास को यह मत सोचा करो कि इसमें डेट याद करनी है बड़ा मुश्किल है। इसको कंपेयर किया करो, जोड़ के देखा करो कि पुराना मानव कैसे रहता था और हम कैसे रहते हैं। इसमें सोचा करो, दिमाग में चलाया करो बात को कि उनके बर्तन कैसे थे, हमारे कैसे हैं, उनके खाने पीने कैसे थे, हमारे कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे थे, हमारे कैसे हैं, उनके घर कैसे थे, हमारे कैसे हैं, वो कैसे खेलते थे, उनके बच्चे, हम कैसे खेलते हैं, उनके औजार, उनके हथियार, उनके बर्तन, उनके आभूषण, सिक्के, ये सब इनकी खोजबीन करी जाती है। किसके द्वारा? पुरातत्वविद के द्वारा। तो हमारे पास भी औजार हैं, उनके पास कैसे थे, हमारे पास हथियार हैं, उनके पास कैसे थे, हमारे पास बर्तन, आभूषण, सिक्के हैं, उनके पास कैसे थे। इसमें मज़ा आता है, सोचा करो। उनकी प्राप्ति की छानबीन करते हैं, उनकी खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की बनी हैं, कुछ पकी हुई मिट्टी की बनी हैं, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जैसे सपोज करो हमारे हथियार हैं, लोहे के फावड़ा है, खुरपी है, इस तरह के हम खेतों में जाते हैं काम करने के लिए। तो छेनी है, हथौड़ी है, तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? लोहे के होते हैं। तो ये जल्दी से टूटते नहीं हैं। तो इसी तरह के उनके हथियार हमें मिले हैं, तो वो पत्थर के, हड्डी के या कभी कभी कांसे की, धातु के मिलते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वो जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढे हैं। तो हड्डियों के पता होने से, हड्डियों के मिलने से क्या पता लगता है कि इसका मतलब वो लोग शिकार करते होंगे, वो लोग मांस भी खाते होंगे। वो मछलियों की हड्डियां मिली हैं तो मछली खाते होंगे, चिड़ियाँ खाते होंगे, उनका शिकार करते होंगे जानवरों का। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो अतीत के लोग क्या खा रहे थे, कैसा कपड़ा पहनने थे, कैसे पानी पी रहे थे, वो सब पता लगता है हमें। वनस्पतियों का अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आपने देखा होगा अगर अनाज के दाने थोड़े बहुत जल जाएं और थोड़े से रह जाएं तो वो कभी गलते नहीं है। जैसे कोयला है, कोयला बन जाता तो वो मिट्टी में नहीं मिलता, वो गलता नहीं है। तो इसी तरह से आधे जले हुए सामान हमें मिले हैं, आधे जले हुए दाने मिले हैं, लकड़ी के टुकड़े मिले हैं। जो कोयला बन जाता है वो मिट्टी में नहीं मिलता है। तो इसी तरह से हमें उनके सामान मिले हैं, तो उनसे हमें आइडिया मिलता है कि वो लोग क्या क्या खाते थे। अब क्या वो कपड़े पहनते थे? हमें कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं। जो पांडुलिपि हैं, अभिलेख हैं या पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी को जानने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो स्रोत कहलाती हैं। आपको पढ़ने के लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है, आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपके पढ़ने के क्या हो गए? ये स्रोत हो गए। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार वो हैं जो पुराने टाइम का अध्ययन करते हैं। जो सारी चीज़ें अध्ययन करके आप पढ़ रहे हो ये इतिहासकारों ने लिखी है।
स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना और रोचक हो जाता है। जब हमें उनके बर्तन मिलेंगे, हमें उनके कपड़े मिलेंगे, हमें उनकी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उनके बारे में पढ़ना और मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि उन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। उस स्रोत को मिलने की वजह से हमें पता लगता है कि वो लोग क्या खा रहे थे, कैसे बर्तन थे उनके, तो उन्हें और एक दूसरे की कड़ी में जोड़ना आसान हो जाएगा। जो इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं वो जासूसों की तरह काम करते हैं। पुराने जो उनके सुराग हैं उनको खोजते हैं और फिर हमें बताते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। अब जब हम बुक का नाम पढ़ेंगे इसका, अपनी बुक का, क्लास 6 की बुक जो है, 6ठी क्लास की जो बुक है इतिहास की, उसका नाम देखो ऊपर आपने देखा होगा कि उसमें लिखा है हमारे अतीत। तो हमारे क्यों लिखा गया यहाँ पर? तो क्या अतीत एक है या बहुत सारे हैं? यानी कि इतिहास या पास्ट हमारा एक है या बहुत सारे हैं? तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे? जो राजा है उसका अतीत अलग होगा, जो आम आदमी हो उसका अतीत अलग होगा, जो उनके नौकर थे उनका अतीत अलग होगा, महिलाओं का अतीत अलग, बच्चों का अलग। तो अलग अलग कम्युनिटी का, अलग अलग कैटेगरी के अतीत अलग होंगे। क्यों? जो अनेक है ना, मतलब हमारे वर्ड है हमारे, ये बहुवचन में आता है, तो बहुत सारे हैं। जैसे पशुपालक थे उनका अतीत अलग होगा, उनकी कहानी अलग होगी। जो खाद्य संग्राहक थे उनकी कहानी अलग होगी। किसान थे उनकी कहानी अलग होगी। राजा रानी, व्यापारी और शिल्पकार थे, उनकी कहानी अलग होगी। तो इसी तरह से जैसे आज के लोग हैं सबका अलग अलग है। भाई आज के टाइम पर भी बहुत सारे लोगों के पास एप्पल का फ़ोन है, बहुत सारे के पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, बहुत सारों के पास कोई फ़ोन ही नहीं है। तो क्या एक ही अतीत होगा? नहीं। आपके पास खाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, हो सकता है किसी के पास ना हो। तो हर किसी के अतीत अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है उनके पास ज़्यादा संसाधन होंगे, उनका जो जीवन है वो आसान होगा। कुछ लोग मांस खाते होंगे, कुछ नहीं खाते होंगे। कुछ लोग शिकार करने जाते होंगे, कुछ नहीं जाते होंगे। तो इसीलिए हर किसी का क्या होता है, अतीत अलग अलग हो जाता है। तो उसका अतीत अलग है, उसका अतीत अलग है, इस वजह से बहुत सारे अतीत हैं। मछुआरे, शिकारी, संग्राहक, किसान, पशुपालक, जितने भी आम आदमी हैं उनका लेखा जोखा हमें बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो आम आदमी थे। आज भी सपोज करो कोई नेता है, कोई बड़ा आदमी है, उसके बारे में आपको सब कुछ किताबें मिल जाएंगी, उसके बारे में हमें जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी। क्या आपके बारे में अगर मैं गूगल पे सर्च करूं, इंटरनेट पे सर्च करूं, तो क्या मुझे जानकारी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आम आदमियों के बारे में उतनी जानकारी हमें नहीं मिलती है जितनी खास आदमियों के बारे में मिलती है। तो अशोक के बारे में जानकारी हमें क्यों मिल रही? क्योंकि अशोक राजा था। तो इस वजह से आम आदमियों के बारे में जानकारी कम मिलती है, राजाओं के और बड़े लोगों के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलती है। अब तिथियों का मतलब क्या है? इसमें जो तारीख है, जो डेट है, इनका आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो शायद तुम उस दिन की तारीख, महीना, जैसे वर्ष वगैरह उसको कुछ बताओगे। वर्ष की गणना जो होती है वो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं ईसा मसीह, उनके जन्म के आधार पर होती है, उनके जन्म की तारीख से होती है। अगर ये बोलें कि 2000 वर्ष पहले, तो 2000 वर्ष पहले का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, यानी कि आज से 2000 साल पहले का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2000 बाद की बात हो रही है। और ईसा पूर्व बोले तो ईसा मसीह के जन्म से भी पहले। अगर ये बोल दे कि 2000 ईसा पूर्व, तो 2000 ईसा पूर्व का मतलब ये है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 2000 साल पहले। तो इस तरह से, तो यहाँ पर आपको कुछ डेट मिलेंगी देखने के लिए। अंग्रेजी में बीसी मिलेगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं ई पू, यानी कि ईसा पूर्व। यहाँ आपको इंग्लिश में क्या मिलेगा? बीसी, और हिंदी में क्या मिलेगा? ईसा पूर्व। बिफोर क्राइस्ट इंग्लिश में और ईसा पूर्व हिंदी में बोलते हैं। उसी तरह से आपको एडी मिलेगा इंग्लिश में, इसको एनो डोमिनी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं ईसवी। एनो डोमिनी या ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के साल, यानी कि उनके जन्म का साल, जिस साल उनका जन्म हुआ था। और बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व क्या होता है? जब उनका जन्म हुआ था उससे पहले। कभी कभी एडी की जगह आपको सी मिल जाएगा, कॉमन एरा, या बीसी की जगह बीसीई मिल जाएगा, बिफोर कॉमन एरा, ये मिल जाएंगे आपको। तो कॉमन एरा वो ईयर है जब मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो कॉमन एरा हमने इस्तेमाल कर दिया है ईसा पूर्व और ईसा या एडी के जगह पर। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्म वाले हैं, तो इसलिए लोगों ने आपत्ति, पूरी दुनिया ने जताई कि भाई हम इनको क्यों माने इस तरह से। तो पूरी दुनिया के लिए कॉमन नाम आ गया बीसीई, जो बिफोर कॉमन एरा, या बीसी। कॉमन एरा और बीसी का प्रयोग जो होता है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का, इस रूप का प्रयोग लगभग 200 साल पहले से हुआ है।
जो हमारे यहाँ डेट चलती हैं, तारीख चलती हैं, वो लगभग 200 साल पहले हमने इसको अपनाया है। कभी कभी अंग्रेजी का बीपी जो बिफोर प्रेजेंट को बताता है, यानी कि वर्तमान से पहले, बीपी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था, पहला चैप्टर। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। जब आप स्कूल में जाओगे तो अच्छे से इसको समझ के जाना, जब आपके टीचर पूछेंगे तो उनको अच्छे से आंसर देना। जितना आपने पढ़ा है इस पे क्या करना आपको, जो आपका अध्याय है बाद में, इसमें ये वर्ड देखने हैं उपयोगी शब्द। जो उपयोगी शब्द लिखे हैं लास्ट में आपके चैप्टर के, आपके अध्याय के, क्या आप इनका मतलब समझ पाए हैं कि नहीं? इन सब शब्दों का मतलब आपको ये चैप्टर पढ़ने से, अध्याय पढ़ने से पता लग गया कि नहीं? नहीं लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। और ये आपको सुमेलित करना है। मैंने नर्मदा नदी, मगध, गारो पहाड़ी, सिंधु, इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी, सब आपको पढ़ाया मैंने ऊपर, तो इनको मैच करना है, कौन सा किससे मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ना, उसके क्या उत्तर हो सकते थे आपको बताना है कि 100 साल पहले की ये जानकारी कैसे मिलेगी, जो उसका सवाल था। अगला सवाल है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा आप। पांचवा सवाल है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कामों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? भाई, अशोक के बारे में हम पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं के बारे में हमें पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता, क्यों? इसका आंसर देंगे। कम से कम 2 ऐसी बातें लिखो जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो। यानी कि कोई राजा है और कोई आम आदमी है, राजा या किसान है, उनके बारे में कैसे डिफरेंस करोगे, कैसे अलग करोगे कि हाँ ये राजा और किसान के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर आप कुछ तारीख याद कर सकते हैं। लगभग 8000 साल पहले किसानी, कृषि शुरू हुई थी। सिंधु सभ्यता मिली थी हमें 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी में नगर, जो मगध वगैरह मैंने बताया था, गंगा और सोन वाला एरिया, पटना वाला, वहाँ पर 2500 साल पहले वो पता लगा था। और 2000 साल पहले यहाँ पर वर्तमान का हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, इसको हमने आज कर दिया है फिनिश। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ये इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नए सेशन में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।